जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, हम बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जंतु, पेड़ पौधा सबके बारे में, जीव के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, जिसमें मतलब जीव के बारे में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान हम। ठीक है, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में? दो भाग में बायोलॉजी को बांटा जाता है। एक आपका जूलॉजी, एक आपका बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी में बायोलॉजी को दो भाग में बांटा जाता है, एक जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो हम जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसके अंडर में पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स को हिंदी में क्या जाता है? जंतु। देखिए, एनिमल्स को हिंदी में जंतु कहा जाता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बॉटनी के अंतर्गत हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्लांट के बारे में। इसके अंतर्गत आता है प्लांट। ठीक है, प्लांट को हिंदी में क्या कहा जाता है? पादप। प्लांट को क्या जाता है? देखिए, एक्चुअली आप लोग ज्यादातर उर्दू वर्ड यूज करते हैं। आपका पेड़ एक ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये उर्दू वर्ड है। ठीक है, तो हिंदी में पादप कहा जाता है प्लांट को। क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है प्लांट को। तो हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, पहले तो ये आपका ये प्लांट को पहले जीव ही नहीं माना जाता था, उसके बाद जीव ही नहीं माना जाता था। लेकिन हमारे भारत के एक वैज्ञानिक, उनके नाम है जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ही पहले मतलब बॉटनी का शुरुआत किया। उन्होंने एक मशीन बनाया, उसमें मतलब ये किया कि उस दिन से मतलब आपका बॉटनी का शुरुआत हुआ। ठीक है, जब जगदीश चंद्र बोस ने मतलब बॉटनी का शुरुआत किया। उन्होंने जीव जंतु को पेड़ पौधा भी जीव जंतु मतलब ये भी जीवित प्राणी है बोल के उन्होंने मतलब पहले ये दिया था, डेफिनेशन दिया था। ठीक है, तो हम बॉटनी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधे। और जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आप देखिए, जू को क्या देखने जाते हैं आप? जू को आप जानवर देखने जाते हैं, तो इससे याद रखेंगे हाँ आप कि आपका जूलॉजी के अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स के बारे। तो बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? बायोलॉजी के जनक आपका अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु। उन्होंने बायोलॉजी को पहली बार उन्होंने बायोलॉजी के बारे में मतलब सबसे अच्छे मतलब ठीक ढंग से उन्होंने ही वर्णित किया था। ठीक है, बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। किसे कहते हैं? बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए पहले तो उसका पहले आपका बायोलॉजी स्टार्ट हुआ, उसके बाद बॉटनी स्टार्ट हुआ। जो हमारे भारत के वैज्ञानिक इन्होंने जो किया था, उसके बाद ही मतलब बॉटनी के शुरुआत हुआ। इसलिए बायोलॉजी के भी जनक कहते हैं इनको, और जूलॉजी के भी जनक कहते हैं आपके अरस्तु को। किनको? अरस्तु साहब को जूलॉजी को भी जनक कहते हैं और बायोलॉजी को भी जनक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम बायोलॉजी में पहले किस चैप्टर पढ़ते हैं? पहले सेल, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। इंग्लिश में कोशिका को सेल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश में इसे सेल कहा जाता है, हिंदी में कोशिका कहा जाता है। लेकिन आपका बायोलॉजी की भाषा में, बायोलॉजिकल टर्म में, बायोलॉजिकल भाषा में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटो। क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। और कोशिका के अध्ययन को, जो कोशिका को पढ़ते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि इतिहास के अध्ययन को अतीत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। उसी तरह सेल के अध्ययन को, साइटो के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी ये आपका रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार 1665 में इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। और एक मतलब इन्होंने ये किया था, इसका वर्णन किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। ठीक है, उन्होंने जो कोशिका को देखा था वो मरा हुआ कोशिका था। क्या था? कौन सा कोशिका था? मरा हुआ कोशिका। ठीक है, और 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक
इन्होंने एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को पहली बार 1674 में देखा। किन्होंने देखा? आपका देखिए एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका को देखा। मरा हुआ कोशिका को किसने पहली बार देखा? ये रॉबर्ट हुक ने। कौन देखा? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने पहली बार कोशिका का खोज किया, ठीक है। इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। उसका बाद देखिए, और एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। देखिए और एक मतलब इसमें एक योगदान देंगे, ये है स्लाइडन एवं स्वान ने इन्होंने आपका कोशिका का इन्होंने ये किया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। किन्होंने था? स्लाइडन एवं स्वान ने इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या था कि हमारे शरीर सब कोशिका से बना है। जितना भी हमारा शरीर है ये सब में कोशिका है, मतलब कोशिका से ही हमारे शरीर बना है। इन्होंने ये मतलब कोशिका को सिद्धांत दिया था, इसे कहा जाता है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। किन्होंने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। देखिए पहले कोशिका का खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने इन्होंने कोशिका का खोज किया था। वो जो कोशिका का खोज किया था उन्होंने वो जो पहली बार देखा था उन्होंने वो आपका मरा हुआ कोशिका को देखा था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जिंदा कोशिका को स्लाइडन एवं स्वान ने एंटोनी वान लीवेनहॉक। उसका बाद जीवित कोशिका को 1674 में एंटोनियो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। देखिए एंटोनियो लीवेनहॉक, ठीक है, और रॉबर्ट हुक में आपका अंतर देखिए। आपको शॉर्टकट में भी दे देता है कि हुक हॉक उसमें। तो देखिए पहली बार उन्होंने कोशिका, तो आपको मतलब पता ही होगा कि बहुत छोटा होगा, तो कोशिका को उन्होंने हुक से उन्होंने फिर निकाला था। उस मतलब ये कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे कि पहले रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था, ठीक है, पहली बार कोशिका को देखा था। तो अब हम जानेंगे कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा। तो देखिए सेल को कहा जाता है साइटो। तो देखिए साइटो, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा कोशिका और बड़ा कोशिका कौन सा? छोटा कोशिका और बड़ा कोशिका। देखिए ओवरऑल में दुनिया में सबसे छोटा कोशिका आपका माइकोप्लाज्मा का होता है। क्या? माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटा कोशिका होता है। सबसे छोटा सेल कौन सा? माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका, ये बड़ा कोशिका सबसे आपका शुतुरमुर्ग के अंडे, ओस्ट्रिच एग में जो कोशिका होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा कोशिका, तो आप शुतुरमुर्ग के अंडे, और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका तो आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये देखिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और एक माइकोप्लाज्मा, ये तो ओवरऑल दुनिया में हो गया। और एक क्वेश्चन और क्या पूछा है कि मानव में, ओवरऑल में तो हो गया आपका ये माइकोप्लाज्मा और शुतुरमुर्ग के अंडे, बड़ा वाला शुतुरमुर्ग के अंडे और छोटा वाला माइकोप्लाज्मा, ये ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। और एक पूछ लेगा मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। तो अगर मानव में पूछेगा तो आपका ओवम। क्या? ओवम। मानव में सबसे ओवम। देखिए ओवम जो ये मेल में होते, ये फीमेल में होता है, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो निकलता है उसमें आपका ओवम सेल होता है। मरा हुआ जो खराब होकर जो निकलता है, वो जो मरा हुआ जो खराब होकर निकलता है उसमें आपका ये ओवम होता है, ठीक है। ओवम हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। क्या? अंडाणु। हिंदी में कहा जाता है अंडाणु। ये मानव के सबसे बड़ा कोशिका। क्या? सबसे बड़ा कोशिका। और सबसे छोटा कोशिका क्या है? सबसे छोटा कोशिका मेल में, ये मेल में पाया जाता है आपका, ये मेल में पाया जाता है ये स्पर्म। क्या? स्पर्म मेल में पाया जाता है। ये मानव में सबसे छोटा कोशिका, ये मानव में सबसे छोटा कोशिका, ठीक है। देखिए मेल भी मानव और फीमेल भी मानव। तो आपको मानव में पूछेगा तो आपका मानव में सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो आपका ओवम हो जाएगा, ये अंडाणु। और मानव में सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो आपका हो जाएगा स्पर्म, आपका शुक्राणु, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है शुक्राणु। स्पर्म को क्या जाता है हिंदी में? शुक्राणु। देखिए ये 5 ml में 20 लाख स्पर्म होता है। कितना होता है? 5 ml में 20 लाख स्पर्म होता है। जो आपका पुरुष जो सेक्स करने के दौरान जो निकलता है उसमें 20 लाख स्पर्म होता है, ठीक है। और एक पूछ देगा आपका बड़ा वाला सबसे लंबी सेल क्या हो जाएगा? न्यूरॉन सेल। क्या? न्यूरॉन सेल। इसे कहा जाता है हिंदी में तंत्रिका। क्या कहा जाता है? तंत्रिका।
सबसे बड़ा बोला तो अगर मान लीजिए आपको सबसे बड़ा पूछा तो आपका दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड में हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग के अंडे, और छोटा बोला तो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और लंबी वाला, लंबा देखिए, लंबा और बड़ा में अंतर। लंबा बोले तो आपको उसका मतलब सब देखना पड़ता है, ठीक है, उसका ऊंचाई, लंबाई, उसका चौड़ाई सब देखना पड़ता है। लेकिन लंबा में आपको सिर्फ उसका लेंथ देखेंगे, ठीक है, लंबा देखेंगे। तो लंबा में पूछ देगा तो आपको न्यूरॉन सेल हो जाएगा। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल किस में पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल किस में पाया जाता है? ब्रेन में। देखिए आपको लगता होगा कि आपका सबसे मानव में सबसे छोटा अंग मतलब कोशिका, आपको कोशिका मतलब आपको लगता होगा, लेकिन ये देखिए मानव में सबसे छोटा अंग कोशिका नहीं है, ये मानव में सबसे छोटा यूनिट है, यूनिट। और कोशिका के अंदर बहुत सारे और उसके बाद और बहुत सारे है, आपको उसका मतलब उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका हो गया न्यूरॉन सेल, देखिए। और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन का मतलब एक सेल दो सेल में बढ़ जाना, एक सेल की जगह दो सेल निर्माण हो जाना, ठीक है। देखिए सेल, एक सेल ऐसे मतलब मान लीजिए सेल है तो ये सेल दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब दो भाग में टूट जाना नहीं होता, ये दो भाग में दो ठो बन जाना होता है, ठीक है, दो ठो बन जाना। देखिए मान लीजिए एक सेल है ये, तो ये एक सेल है, तो ये दो भाग में टूट जाएगा, उसका बाद दो भाग में टूट जाएगा, कुछ दिन के बाद ये दो भाग में टूट जाएगा, कुछ दिन के बाद उसका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इतना बड़ा उसका हो जाएगा। और एक ठो सेल में दो ठो सेल हो जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं सेल डिवीजन। तो देखिए सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे शरीर का किस अंग में होता है? सबसे ज्यादा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। मान लीजिए आपका लीवर 90% भी अगर खराब हो गया ना, उसका मतलब ठीक होने का चांस है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन पूरा धकाधक होता है, खटाखट होता है, इसमें सेल डिवीजन, ठीक है। और सबसे कम सेल डिवीजन मतलब सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन में। कहाँ होता है? ब्रेन में। ये तंत्रिका में, ब्रेन में आपका सबसे कम मतलब विभाजन ही नहीं होता। कहाँ विभाजन नहीं होता? आपका न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं होता, आपका ब्रेन का कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए आपको देखिए पुलिस कहता है कि आप हेलमेट पहनिए। देखिए आपका ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, अगर उसका मतलब मान लीजिए किसी का ब्रेन में तो चोट लग गया, अगर उसका सेल मर गया तो उसका डिवीजन नहीं होगा, पूरा निर्माण नहीं हो सकता। मान लीजिए आपका हाथ में यहाँ कहाँ कट गया तो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, तो उसी तरह ब्रेन में अगर चोट लग गया तो वो ठीक ही नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस कहती है कि आप हेलमेट पहनिए। तो आप बोलेंगे सर कि हम किसी को एक बांस मार दिए थे, उसका खोपड़िया में उसका मतलब कट गया था तो वो ठीक हो गया। देखिए बाबू, आप यहाँ मारेंगे, उसका ये मांस कट जाएगा चलेगा, उसका बाद खोपड़ी भी फूट जाएगा चलेगा, लेकिन जो भेजा होता है, ब्रेन जो आपका जो ब्रेन होता है, तंत्रिका जो सेल होता है, वो अगर खत्म हो गया तो उसका सेल डिवीजन नहीं होगा, वो आदमी जल्दी मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए पुलिस कहती है कि आप हेलमेट पहनिए और सुरक्षा रहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। खटाखट सेल डिवीजन होता है, किसमें होता है? लीवर में। आपको पूछ देगा कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, तो आप क्या मारेंगे? आपका लीवर मारेंगे, ठीक है। और सबसे कम कोशिका विभाजन ही नहीं होता तो क्या मारेंगे आप? ब्रेन मारेंगे। तो क्या मारेंगे? ब्रेन मारेंगे, ठीक है। तो आप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो उसका बाद और एक किसी दिन में क्लास में आपका बायोलॉजी का क्लास में कोशिका का और क्या क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या है सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।